हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और भी हम लोग बातचीत करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका तरीका बताऊंगा। फिर मैं आज आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आज सिखाएंगे, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना जो आपको क्लास 10 में मेथड पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स को लेके हम लोग करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सीधा आपके फोन के फाइल्स में डाउनलोड होके चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स डाउनलोड करने में समस्या होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नोट्स खुद से बनाना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो नीचे से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 1। अब आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि ये चैप्टर्स को कितने लेक्चर में खत्म करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर्स में कवर करा देने का, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लेक्चर आएगा, हो जाएगा कवर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो साथ साथ ही बनाते चलिए, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, और नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेज हो ही रहा होता है। हमारे चारों तरफ लगातार चेंज हो रहा होता है। ये जो चेंज है ना, 2 तरह का होता है। पहला है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? इवापोरेशन, ठीक है। फिजिकल चेंज मतलब सिंपली समझो, जैसे मान लो पानी है, पानी को आप फ्रिज में डाल दिए, क्या बन गया? बर्फ बन गया। फिर बर्फ को आप छोड़ दिए, ठीक है, बाहर निकाल के छोड़ दिए, फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। पानी को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? वेपर बनेगा, ठीक है। और उस वेपर से क्या होगा? फिर से पानी बन जाएगा। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, जिसमें स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रहा है, समझ गए। तो उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें केमिकली रूप से कुछ भी नहीं होता है, समझ गए। या सिंपली आप कह दीजिए ऐसा चेंज जिसको इजीली रिवर्स किया जा सके, ठीक है, उल्टा पुल्टा किया जा सके, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, समझ गया। इसका एग्जाम्पल क्या है बता? इवापोरेशन, मतलब ऐसा चेंज जिसको इजीली रिवर्स किया जा सके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसका एग्जाम्पल क्या है? इवापोरेशन। और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है? जैसे वैक्स को पिघला दो, मोम को पिघला दो, कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्या इसका और भी एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स है। पानी को आप फ्रिज में डाल दो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल बता, ठीक है। केमिकल चेंज का बता, जैसे दूध से दही में कन्वर्ट कर दो, क्या आप दही को फिर से दूध बना पाओगे? कभी नहीं। मतलब ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो पाता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या ये इजीली रिवर्स हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, समझ गए। तो कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। जैसे लोहा में जंक लग गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंक लग गया, क्या इस लोहा से फिर से, मतलब वो जो जंक लगा हुआ लोहा है उससे नया लोहा बन जाएगा? ना। अगर एक बार आप खाना खा लिए, खाना आपके पेट में चला गया, खाना टूट गया, क्या आप उसको फिर से खाना बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो फूड का जो डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, क्या आप उसको
फिर से खाना बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। समझ गया? क्लियर है? आपका जो केमिकल चेंज है ना, एक्चुअल में इसी में केमिकल रिएक्शन होता है। समझ गए? ये जो आपका लोहा है, लोहा, उसके ऊपर रस्टिंग क्यों हुआ? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। समझ गया? क्यों रस्टिंग हुआ? बता, क्यों रस्टिंग हुआ लोहा के ऊपर? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। समझ गया? क्यों रस्टिंग हुआ? केमिकल रिएक्शन के कारण। समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब मैं जो जो आपको बताऊंगा इसको काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम में और बोर्ड जो फाइनल पेपर होगा उसमें भी ये एग्जाम्पल सब पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सोडियम और वाटर का जब आप रिएक्शन करवाएंगे, जो जो रिएक्शन बता रहा हूँ सबको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जब आप सोडियम और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, कंपाउंड बनता है NaOH। क्या बनता है? NaOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, कंपाउंड क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कोई भी चीज जब रिलीज होता है तो उसके लिए ऊपर की तरफ हम लोग एरो बनाते हैं। देखिए, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए? जैसे और भी एग्जांपल देख ले, H2 + O2 से क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, H2O कैसे बनेगा? H2 + O2 से। क्लियर? समझ गए? और भी एग्जांपल देख ले, H2 + Cl2 से क्या बनेगा? HCl बनेगा। अभी हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस बिल्कुल नहीं करना है। अभी जो मैं बता रहा हूं बस वही ध्यान देना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी से भी पढ़ के हर चीज हो सकता है। समझ गया? अब जो रिएक्शन के आप लेफ्ट साइड में लिखे, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड रहता है। कौन सा साइड हुआ? बता, राइट साइड हुआ। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, कौन सा साइड हुआ? लेफ्ट साइड। समझ गया? तो जो हमारा राइट हैंड साइड है, समझ गया? राइट हैंड साइड, राइट हैंड वाला साइड, क्या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं? RHS बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा, समझ गया? लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्या इसको हम बोल सकते हैं? LHS। क्यों नहीं बोल सकते? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो जो हमारा LHS है इसको रिएक्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में है इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं जो जो आपसे पूछता हूं वो सब बताते जाना है। ठीक है, बता, इसमें रिएक्टेंट क्या है? Na + H2O गिव्स राइज टू NaOH + H2। रिएक्टेंट क्या है? सोडियम और H2O। इसमें रिएक्टेंट क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन। और इधर बता, प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन में? रिएक्शन नंबर 1 में NaOH + H2, इसमें क्या है? H2O, इसमें है HCl। समझ में आया? ठीक है, आ गया होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज। केमिकल रिएक्शन का अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है? अगर नहीं पता है तो लिख देता हूं मैं, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आ रहा है, तो आप इस चीज को पढ़ लीजिए। एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए वन या मोर देन वन प्रोडक्ट। समझ गया? A chemical reaction is a change in which one या more substance या reactant react to form new substance। ठीक है, a chemical reaction is a change in which one या more than one substance या reactant reacts to form
वन या मोर देन वन सब्सटेंस, समझ गए। एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, समझ गए। कोई भी नया सब्सटेंस बना देगा, न्यू सब्सटेंस। ये सब्सटेंस जो न्यू बनेगा ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, समझ गया। एक लाइन और ऐड कर लीजिए, विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब समझिए, इस पॉइंट का मतलब समझने वाला है। चल इधर देख, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक फ्यूल है, समझ गया। हाइड्रोजन वाला गाड़ी भी चलता है, समझ गया। क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। क्लोरीन साफ सुथरा करने में इसका इस्तेमाल होता है। इससे कंपाउंड क्या बनता है? HCl। HCl क्या है? एक एसिड है। क्लोरीन क्या है? बता, क्लोरीन क्या है? मान लेते हैं ये क्लीनिंग के तौर पे यूज होता है, ठीक है। अब एक लाइन इसको पढ़ब, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर देन वन सब्सटेंस, वन या मोर देन वन सब्सटेंस मतलब टू सब्सटेंस या रिएक्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहा है? न्यू सब्सटेंस बना रहा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी होगा ना इंटायरली डिफरेंट होगा। मतलब ये जो आपका रिएक्टेंट है इससे कोई मतलब नहीं है इसका प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी का, समझ गया। यूनिक सा प्रॉपर्टी बन जाएगा, समझ गया। आपको दिख रहा होगा, मतलब एसिड का प्रॉपर्टी कुछ और ही होता है, समझ गया, और इस सब का प्रॉपर्टी कुछ और ही है। क्लियर है? चलिए इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपके बुक्स में दे रखा होता है। पहला हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का क्या होना? तोड़ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहा के ऊपर जंक लग जाना। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन हो सकता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाना। ये भी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और भी है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? सेल्स में, ये सब पता है कि नहीं? बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर फ्यूल जल गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हो, समझ गए, ठीक है। अब किसी किसी के मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको हम पहचाने कैसे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसका कुछ तरीका है, उसके थ्रू आप इसको पहचान सकते हो। चलिए मैं आपको वो तरीका भी अब बताता हूं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है। चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका, देखो भाई इसका बहुत सारा तरीका है। तरीका नंबर 1, सबसे पहले स्टेट में चेंज हो जाएगा, समझ गया, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में हो जाएगा, तो वो पहला तरीका है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरा तरीका है इसमें कलर का भी चेंज हो जाएगा, समझ गया, चेंज इन कलर। इस सब का एग्जाम्पल आपको आगे मिलेगा, ठीक है, इसमें मैं लिख के कंफ्यूज नहीं करूंगा। और भी हो सकता है जैसे गैस का एवोल्यूशन हो जाए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, क्लियर। और भी हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। और भी हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो भाई प्रेसिपिटेट वाला आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे वहां पे बताऊंगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब समझ लो कोई भी सॉलिड सा चीज बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड सा चीज बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ जो रिएक्शन होता है ना वो ना
इसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक से ज्यादा भी दिखा सकता है। सम रिएक्शन शो मोर देन वन प्रॉपर्टी, समझ गया। सम रिएक्शन शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक से ज्यादा भी गुण दिखा सकता है। कुछ इसका एग्जाम्पल जैसे देख ले, Zn प्लस HCl कंपाउंड बना देगा ZnCl2 प्लस H2, समझ गया, क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है, समझ गया, ये गैस है, क्या होगा, गैस, तो गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, गैस इवॉल्व हुआ और गैस ऊपर में जाता है, इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या एक केमिकल रिएक्शन है, ऑफ कोर्स है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में एक और चीज हो जाएगा, क्या होगा, टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा, क्या होगा बता, इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा, समझ गया, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी दिखा दिया, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब सम रिएक्शंस हो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर, ये चीज प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हेडिंग वगैरह हम लोग डालेंगे। जैसे मान लो हम लोग मीथेन ले लिए, मीथेन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, अगर आप मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओगे, कंपाउंड क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब तक आपको ये पता रहना चाहिए, अगर नहीं पता कोई बात नहीं है, आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, समझ गए। अब आपको लग रहा होगा ये क्या लिख दिए, अरे भाई हाँ हाँ हाँ, ये वर्ड फॉर्म में मैं लिखा, क्या चीज फॉर्म में लिखा, वर्ड फॉर्म में लिखा। वर्ड फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग उसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन, क्या बोला जाता है बता, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, ये है वर्ड इक्वेशन। अब मैं आपको जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्ड इक्वेशन है, इसमें आप जो भी एलिमेंट कंपाउंड से है उसका आप सिंबल डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, सिंबल डाल दीजिए, और फॉर्मूला भी डाल दीजिए, सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2, वाटर का क्या होता है, H2O। तो सिंबल और फॉर्मूला क्या हम लोग इसका डाल दिए, डाल दिए ना, सिंबल और फॉर्मूला डाल दिए। जब सिंबल और फॉर्मूला डाल देते हैं उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है कि जब भी आप उसका सिंबल और फॉर्मूला दोनों साथ में डाल देते हैं तब वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। जैसे ये क्लियर है, क्लियर, समझ गए। अब आपके मन में आएगा इस सब का स्टेट भी आप लिख सकते हैं, अगर पता है लिखिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे CH4 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 भी गैस है, और इस कंडीशन में जो पानी बनेगा वो भी गैसियस ही रहेगा, क्लियर है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो आपको अब हेडिंग डालना है केमिकल इक्वेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या बताना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नोन एज केमिकल इक्वेशन, समझ गए। क्लियर है, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, हो गया,
चलिए अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का स्टेप क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन तो हम लोग लिख लिए, अब इसका लिखने का कुछ स्टेप है, उसको हम लोग एक एक करके फॉलो करते हैं। रवि कर देता हूं, ठीक है। क्या क्या स्टेप है हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस का कुछ स्टेप्स है। चलो भाई एक एक करके हम लोग स्टेप सबको देखते हैं, क्या क्या स्टेप है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मार्कर कहाँ चला गया भाई, ये तो गड़बड़ मार्कर है, एक मिनट बस वेट कीजिए। मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, अनबैलेंस वाला केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपको मैं अभी बैलेंस करना सिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। स्केलेटल मतलब समझ रहे हो, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे देख ले, मान ले N2 + H2 है, समझ गए, तो कंपाउंड क्या बनाता है, NH3 बनाता है। NH3 मतलब अमोनिया। क्लियर, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या बनता है, अमोनिया बनता है, समझ गए, क्या बनता है, अमोनिया। तो ये क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, तो आपको वो लिखना है सबसे पहले। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है राइटिंग अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या है बता, राइटिंग अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ गया, सबसे पहले आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखना है, लिख दिए हम लोग। स्केलेटल मतलब होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंस्ड है, नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन, समझ गया, मतलब जो बैलेंस ना हो। क्लियर, अच्छी बात है, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, जो भी इसके लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट किधर होता है, लेफ्ट साइड में, समझ गए। और राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं। सही बात है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो इसके बीच में हम क्या चीज का साइन यूज किए हैं, प्लस का साइन यूज करेंगे इसके बीच में। मान लो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता, जैसे NaOH बन रहा था, समझ गए, तो उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा था पिछले एग्जाम्पल में, तो उसको हम बीच में प्लस कर देंगे। क्या करेंगे बताइए, प्रोडक्ट में भी बीच में प्लस करेंगे। जैसे यहाँ प्लस किया है ना, वैसे मान लो यहाँ कुछ और निकलता तो यहाँ पर बीच में हम प्लस कर देते। समझ गए, क्लियर, अच्छी बात है। ठीक है, और इसके बीच में आपको एरो का यूज करना है। बीच में क्या चीज का यूज करना है, बिटवीन में एरो का यूज करना है। ठीक है, बिटवीन में एरो का यूज करना ही करना है। ठीक है, एरो का अगर यूज आप नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा, अगर सीधे आप ऐसे लिखोगे गलत, एरो का यूज ही करना होगा, समझ गए। प्लस का साइन कब यूज करना है, जब मोर देन 1 रहे तब। ठीक है, ये प्लस का साइन कब यूज करना है, जब मोर देन 1 प्रोडक्ट रहे तब। जैसे यहाँ एक ही है तो प्लस का साइन हम लोग यूज नहीं किए। क्लियर है, समझ गए। ये एरो क्यों लगाते हैं पता है आपको, एरो ना डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, एरो क्या चीज को डिनोट्स करता है, ये एक्चुअल में डायरेक्शन को डिनोट करता है, समझ गया, कि रिएक्शन किधर की तरफ हो रहा है। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके कंपाउंड ये बना रहा है, मतलब ये फाइनल है, समझ गए, वो एरो बताता है। क्लियर, तो एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवा देता हूं, उससे आप समझ जाना। ठीक है, जैसे जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या ले लिए, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए। कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा बता, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। एक बात बता, ये कौन सा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन, समझ गए। ये है आपका वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर आप वर्ड इक्वेशन में सिंबल एंड फॉर्मूला डाल देंगे, क्या डाल देंगे, सिंबल एंड फॉर्मूला, तब वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा,
केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल में कर देते हैं। तो जिंक के जगह Zn डाल देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के जगह पे HCl डाल देते हैं, ZnCl2 डाल देते हैं और हाइड्रोजन डाल देते हैं, समझ गए। और क्या करना है आपको, रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रहे तो बीच में प्लस का यूज करना है, प्रोडक्ट में एक से ज्यादा रहे, 2 है तो प्लस का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, बीच में एरो लगाना है। एरो क्यों लगाना है, क्योंकि ये डायरेक्शन बताएगा, मतलब ये दोनों मिला के ये बन रहा है, यही बता रहा है ये एरो। क्लियर है, समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये एक्चुअल में स्केलेटल इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं होगा, समझ गया, ठीक है। जैसे देख लेता हूं मैं बैलेंस्ड है कि नहीं, जैसे नहीं है, इधर 1 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है। ये कौन सा इक्वेशन है, स्केलेटल, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंसिंग भी अभी सिखाऊंगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है घबराने का, ठीक है, आराम से पढ़ते जाइए बस, समझ गए, क्लियर। ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ये एरो क्या चीज शो कर रहा है, डायरेक्शन, शोज डायरेक्शन, क्लियर है। और भी एक एग्जांपल हम लोग देखे हैं, N2 + H2 गिव्स राइज टू NH3, ठीक है। ये क्या है बता, एग्जांपल नंबर 2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया, समझ गए, अमोनिया। ये कौन सा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन, समझ गए। और इसका हम लोग क्या किए, वर्ड इक्वेशन को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए, केमिकल इक्वेशन को। कैसे कन्वर्ट किए, इसका सिंबल एंड फॉर्मूला डाल दिए, देखो सिंबल एंड फॉर्मूला डाल दिए, क्लियर है, सिंबल एंड फॉर्मूला डालकर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्या डाउट है, कुछ भी नहीं होगा, समझ गए। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसका एक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। एग्जाम में पूछ देगा कि हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो अमोनिया बना देगा, यही हैबर्स प्रोसेस है, खत्म, समझ गए, क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ऐसा होता है ना, इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा यूनिक बात बताता हूं, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, समझ गए। तो इससे क्या बना रहा था बता, अमोनिया बन रहा था। ये यूनिक सा नोट पॉइंट है, समझ गया, नोट पॉइंट। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा था, ठीक है सर, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जानते हो, आप ना अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी अलग कर सकते हो, इससे आप ये भी अलग कर सकते हो, मतलब ये भी बना सकते हो, मतलब ये रिएक्शन इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, समझ गए, ठीक है। मतलब इधर भी एरो लगाना, इधर भी लगाना, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो नीचे वाला हम लोग इधर से हटा देते हैं और इधर से ऊपर वाला हटा देते हैं, देखो अब देखने में सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जो कि दोनों साइड में जाए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिसमें ना बने इरिवर्सिबल। जैसे ये सब कैसा रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल, मतलब ये बन गया तो फिर इससे ये नहीं बनेगा, समझ गया। तो रिएक्शन कितने टाइप का, 2 टाइप का, ठीक है। पहला रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल में कौन सा साइन हम लोग यूज करते हैं, इधर, इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, समझ गया। और एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे ये देखो, क्लियर, समझ गया, ठीक है। ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होगा, बोथ डायरेक्शंस में, ये डायरेक्शन ओनली, ये रिएक्शन ओनली 1 डायरेक्शन में होगा, क्लियर है, समझ गया। अब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। इक्वेशन मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन तो हम लोग लिखना सीख गए। केमिकल इक्वेशन का कुछ स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 है राइटिंग ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखना सीख गए। अब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या है? राइटिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मैं अब लिखना सिखाता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल हम लोग हैबर्स प्रोसेस का यही लिखे थे, NH3 बना रहा था, ये रिएक्शन दोनों साइड जा रहा था, तो हम लोग ऐसा साइन लगाए थे, रिवर्सिबल का साइन। अब इसमें कंडीशन क्या होता है वो समझो। आखिर इस रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत पड़ता ही क्यों है? यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इधर यहाँ नाइट्रोजन बस 1 है। समझ गया? मतलब रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है वो प्रोडक्ट साइड के बराबर नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए? बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। कंडीशन ये है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ गया? मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो गड़बड़ है। समझ गया ना? ठीक है, ये एक लॉ भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़े होइएगा। क्या इसमें हम लोग पढ़े थे बता? अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्लास 9th में पढ़ना था। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। समझ गया? मास कैन नीदर बी created nor be destroyed during a chemical reaction। ठीक है, ना आप मास को केमिकल रिएक्शन के दौरान बना सकते हो, ना ही आप बर्बाद कर सकते हो। समझ गए? मतलब एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर रहेगा, यही कहना चाह रहा था। समझ गया? ठीक है, मतलब जितना वजन स्टार्टिंग में रहा होगा उतना ही बाद में भी रहेगा, यही कहना चाह रहे थे सर। कौन कहना चाह रहे थे? एंटोनी लावॉइजियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का भी खिताब दिया गया है। समझ गया? तो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो यहीं पर जरूरत पड़ता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का। इसको अब हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। अब जो आपको इस क्लास में पढ़ना वो है हीट एंड ट्रायल मेथड से करना। कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड। अब मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा बस वैसे वैसे स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप मैं बताऊंगा, थोड़ा स्टेप मैं लेंदी बताऊंगा। ठीक है, वो स्टेप एक बार में ही फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, मैं तुरंत एक बार में उसको कवर करा सकता हूं, लेकिन स्कूल एग्जाम में आपसे हो सकता है तो लंबा लिखने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं वो लेंदी वाला स्टेप ही फॉलो करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको एक लाइन में भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा लेंदी वाला अप्रोच ही अब लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बस टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना? 20 मिनट में आपका टाइम वेस्ट करूंगा। अभी जो आपको पढ़ना है मैं आपको उसी मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, अपना वाला मेथड मैं नहीं बता रहा। जो पढ़ना है क्लास 10 बोर्ड में वही मैं सिखाऊंगा। ठीक है, हालांकि बैलेंस करने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, आपको भी बताया जा सकता है, लेकिन वो सब मेथड काम का नहीं है क्योंकि NCERT में नहीं दे रखा है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में वही NCERT वाला ही लिखना पड़ता है। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंसिंग का स्टेप्स। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने का स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है? रिएक्शन को लिख देना है। जैसे मान लेते हैं सोडियम प्लस H2O, ये वाला रिएक्शन अभी मैं आपको दिया था। ठीक है, क्या बन रहा था? NaOH प्लस H2। ठीक है, याद है कि भूल गए? अरे यही था ना भाई, सबका नाम नहीं पता है। Na मतलब सोडियम, H2O मतलब वाटर, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, H2 मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? यही लिखा हुआ है। दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक बार में दो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, दो रिएक्शन को, पहला है Na प्लस H2O गिव्स राइज टू NaOH
प्लस H2। यहाँ पर हम लोग समराइज करते चलेंगे, समझ गए, यहाँ पर समराइज करते चलेंगे। ये पहला रिएक्शन है, समझ गए। एक और रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कौन सा ले ले, जैसे एक ले लेता हूँ ये वाला C2H6, ठीक है। C2H6 को अब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये आप पढ़े होइएगा, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड में। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप इसको जलाओगे तब क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा, समझ गए, CO2 प्लस H2O बनेगा। ये आप पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। दो एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, अब दोनों एग्जाम्पल को बस बैलेंस कर देना है, समझ गए, दोनों को बस बैलेंस कर देना है। सबसे पहला आप स्टेप देखो, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है, जितना भी आप रिएक्शन लिखे सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही स्टेप आपको फॉलो करना है। जो NCERT में दे रखा है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, ठीक है। राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट्स, समझ गए, राइटिंग द unbalanced equation and enclosing the formula in brackets, ठीक है। फॉर्मूला को आपको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देना है। कर दिया हम लोग, ठीक है, पहला स्टेप खत्म हो गया। दो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, C2H6 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। क्लियर है, दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 उसको समझिए। ये स्टेप नंबर 1 था। अब देखो स्टेप 2। अब आपको एलिमेंट का लिस्ट बना लेना है और नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिख लेना है, समझ गए। मतलब एलिमेंट का लिस्ट बनाइए, ठीक है, और यहां लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और एक साइड लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, लिखते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 में बताइए एलिमेंट क्या है, रिएक्टेंट साइड में सोडियम है, और क्या है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, समझ गया। तो अब आपको बताना है सोडियम का नंबर ऑफ एटम बताइए रिएक्टेंट में, कितना है सोडियम, 1 है, एक ही है ना, हाँ। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 2 है। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में, 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में बताइए, अब बोल रहा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, सोडियम का बताइए कितना है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन ही है ना, नहीं, दूसरा नंबर पे हाइड्रोजन है, तो 2 1 3 हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। उसके बाद बताइए ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है, लिख दिए, अच्छी बात है, ठीक है, समझ गया ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिख देते हैं इसी में हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, लाइन खींच के लिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट रुक जाए, मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है, सही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बताइए एलिमेंट क्या क्या है। आप लाइन नहीं खींचिएगा कॉपी में, आपके कॉपी में तो लाइन पहले ही से खींचा होगा, नहीं खींचा है तो आप खींच सकते हैं। पहले लिख लेते एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन, 2 एग्जाम्पल लेके साथ में चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एलिमेंट क्या है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बताइए रिएक्टेंट में कितना है कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 6 है। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में, 2 है। इधर बताइए प्रोडक्ट में कितना कार्बन, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लियर, दिख रहा है, 1 मिनट में बस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, सही है, सही है, दिख रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है, सही से, सब सही है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, मेकिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, समझ गया, एलिमेंट का हम लोग लिस्ट तैयार कर लिए एज शोन इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, समझ गया,
अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, समझ गए, ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसका लिस्ट तैयार कर लिए। देखो भाई, ये अनबैलेंस्ड है ना, सोडियम सही है, हाइड्रोजन लेकिन गड़बड़ है, समझ रहे हो, दोनों इक्वेशन अलग हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। अब आपको क्या करना है ना, स्टेप नंबर सी, 2 स्टेप हो चुका है, ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक है, या इसको ABCD भी कर सकते हो। ABCD कर दूं क्या? चलिए ABCD कर देते हैं। सॉरी, स्टेप नंबर ये कौन सा था, राइटिंग ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सही है, ठीक है, ए मान ले, ठीक है, इसको बी मान ले, क्योंकि 1 2 हम लोग उधर कर चुके थे, ए भी मान ले, सही है, ठीक है। अब हम लोग स्टेप नंबर सी पे जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो समझिए। देखिए इस इक्वेशन में हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं किए हैं, सेम ही इक्वेशन है, समझ गए। पहले क्या था, ब्रैकेट के अंदर इसको बंद किए, दूसरा स्टेप क्या था, नंबर ऑफ एटम को बस काउंट किए, ठीक है। अब जो आगे बताता हूं उसको करते जाइए, ठीक है। 10 मिनट और मैं लूंगा, ठीक है, 10 नहीं 20 मिनट और, उसके बाद आप पूरा सीख जाएंगे। चालीस मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है, 20 मिनट और टाइम लूंगा बैलेंसिंग सिखाने के लिए, ठीक है। ठीक है, कुछ भी हम लोग नहीं किए, बस इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किए हैं और क्या किए, नंबर ऑफ एटम को काउंट किए। अब सबसे पहला जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये है सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये है स्टेप नंबर सी मान लेते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट्स। सबसे पहले आपको उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। क्या हो बता, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो उसको पहले बैलेंस करना है। आप इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में जाइए, एग्जाम्पल नंबर 1 में गए, अरे भाई जाना, एग्जाम्पल 1 क्या था, सोडियम प्लस H2O गिव्स राइज टू NaOH प्लस H2, ठीक है। आप देखिए वो जो लिस्ट अभी आप बनाए हो, ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। आप जो अभी लिस्ट बनाए हो उसमें सबसे ज्यादा नंबर क्या चीज का है, बता क्या चीज का है, देखो देखो देखो, इधर सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अरे दिखा कि नहीं, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, सबसे ज्यादा है, समझ गए, प्रोडक्ट साइड में 3 होगा, दिख गया होगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले आपको उसको बैलेंस करना है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, समझ गए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है बता, हाइड्रोजन का है, समझ गए। इस एग्जांपल में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका है, मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, जैसे आपके बुक में लिखा होगा मैं वैसे समझा रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन का है, क्लियर, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, क्या चीज को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं बैलेंस हम लोग। इधर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। कुछ आपको दिमाग लगा के काम करना है, दिमाग कैसे लगाओगे वो समझो, कुछ आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो इधर ध्यान से, 3 हाइड्रोजन इधर है, तो आप क्या करोगे बता, क्या करोगे, सोचो, 3 हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, यहां 2 डालोगे, डाल के देखो 2, ठीक है, 2 डाल के देखो कितना हाइड्रोजन हो गया इधर, 2 × 2, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, मुझे लग रहा है, ठीक है, ये जो यहां पर लिखा होता है ना, इससे ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, 2 × 2 कितना हाइड्रोजन, अगर नहीं आता है तो आगे देखते जाइए, समझ जाइएगा, ठीक है, 2 × 2 कितना हाइड्रोजन बता, 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 1 3, ठीक है। अगर हम लोग यहां भी 2 लगा देते हैं, समझ गया, देखो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, समझ गए,
क्लियर, समझ गए। तो पहला स्टेप क्या है बताइए इंपॉर्टेंट में, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको पहले बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग शॉर्टकट में खेलते हैं। ठीक है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको पहले बैलेंस कर दीजिए। एक लाइन में बस बनाएंगे। ठीक है, ये सब पोथी पत्रा आपको नहीं लिखना है, बस एक लाइन में बनाना है। देख इधर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका था बता, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, जैसा एनसीईआरटी हमारा कहता है, हालांकि ये सब किसी काम का नहीं है, समझ गए ना, ऐसे ही बकवास है। चलो देखो इधर फिर भी पढ़ लो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 हम लोग कर दिए। तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, तो 2 इधर लगा दीजिए। देखो 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। समझ गए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है बता। ठीक है, उसको पहले बैलेंस कीजिए। क्या है बता, हाइड्रोजन कितना, इधर 6 हाइड्रोजन है। समझ गए। तो आपको क्या चीज में फिर से क्या बैलेंस करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को। ठीक है, तो सेकेंड वाले में भी क्या है, हाइड्रोजन का ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। समझ गए, हाइड्रोजन का ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, देखिए रिएक्शन में लिखा होगा। ठीक है, C2H6 प्लस O2 गिव्स राइज टू क्या चीज, CO2 प्लस H2O। क्लियर है, समझ गया ना। पहला स्टेप था बैलेंस, मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा है पहले उसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो किसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, हाइड्रोजन का। कितना है, 6 है। इधर कितना है, 2 है। यहाँ पर 3 लगा दोगे तो हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, 3 2 जा 6। समझ गए। तो जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा उसको पहले बैलेंस करना, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए, 2 डाल दिए, हो गया। 2 नहीं 3 डाल दिए, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, समझ गया, क्लियर। अब आपको बैलेंस करना है सेकेंड एलिमेंट। समझ गया। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट को बैलेंस करना है। पहला एलिमेंट किसको बैलेंस करना है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। समझ गया। ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट जिसको आप चाहो उसको बैलेंस कर सकते हो। पहला स्टेप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, सेकेंड स्टेप जिसको चाहो। समझ गए, क्लियर। तो स्टेप नंबर डी क्या है बैलेंसिंग का, स्टेप नंबर सी था बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब है बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो बैलेंस करने टाइम। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था, सोडियम प्लस H2O, फिर से रिवाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, गिव्स राइज टू NaOH प्लस H2। समझ गए। और इधर क्या था, C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, एरो लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। पहला स्टेप क्या था बता, डब्बा में बंद करना है। ठीक है, डब्बा में सबको बंद कर दो, गुड बॉय। दूसरा स्टेप क्या है, जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा है उसको पहले बैलेंस कर। तो नंबर ऑफ एटम किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 1 3। तो ठीक है, इधर 2 डाल दिए, 4 हो गया, तो इधर कर दिए। ठीक है, इसमें भी हम कहाँ तक पहुंच गए थे, जहां तक पहुंचे थे वहां तक फिर से देखते हैं ताकि याद हो जाए एकदम जुबान पे। समझ गया। अब आपको क्या करना है, देख इधर, इधर ध्यान से देख, इधर ध्यान से देख। इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर 2 है, तो इधर हम लोग 3 डाल दिए, 6 हो गया। अब क्या करना है आपको, बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट। आप अपने मर्जी से किसी को बैलेंस मार दीजिए। समझ गए, जिसको चाहिए उसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम लोग सोडियम को बैलेंस करते हैं। इधर कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, तो इधर हम लोग 2 लगा दिए, सोडियम बैलेंस। इधर 2 लगा दिए, सोडियम बैलेंस। ठीक है, समझ गए। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 सोडियम प्लस 2 H2O गिव्स राइज टू 2 NaOH H2। समझ गए। ठीक है, अब हम लोग कार्बन को बैलेंस कर देते हैं। इधर कितना कार्बन, 2 कार्बन। इधर कितना कार्बन, 1 कार्बन। यहाँ पर 2 लगा दिए, कार्बन भी बैलेंस हो गया। बैलेंस करना सेकेंड एलिमेंट आप अपने मर्जी से कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, समझ गया ना।
ठीक है, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, नोट्स में मैं कोशिश करूंगा ना इससे भी अच्छे से लिखा जाए। ठीक है, कॉपी में इससे भी और मैं अच्छे से लिखने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप ये नोट्स बना रहे तब तो एकदम बेहतरीन है, और मैं नोट्स में और अच्छे से सजा के लिखने का कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ गया? इससे भी बेहतर। आगे बढ़े। क्या किए हम लोग, ये पता लग गया क्या किए? कार्बन को बैलेंस किए सेकेंड स्टेप में, यहाँ 2 डाल दिए। और क्या चीज बैलेंस किए हैं ऊपर में? सोडियम को। ठीक है, सोडियम तो बैलेंस ही है। ठीक है, समझ गया ना? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर ई, बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है बता? जो भी बैलेंस से अलावा बच गया होगा, सबसे पहला स्टेप क्या था? जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा उसको बैलेंस करना है। दूसरा क्या है? आप अपने मर्जी से कर दीजिए। तीसरा है जो भी एलिमेंट बच गया उसको बैलेंस कर दो। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? जो भी एलिमेंट बच गया उसको बैलेंस मार दो। एक्चुअल में 5वां स्टेप है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट बच गया उसको पहले अब बैलेंस मार दो। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग स्टेप नंबर ई, बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। समझ गया? अदर एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सब आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर से आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देख, इधर 2 सोडियम है, देख इधर भी 2 सोडियम है, अच्छी बात है। अब देख ले हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। अरे भाई ये तो बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड है। समझ गया? एग्जाम्पल नंबर 1 बैलेंस्ड हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1 बैलेंस्ड है। तब अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट को हटा देना है। समझ गए? ब्रैकेट को क्या करना है? रिमूव कर देना है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट हम लोग लगाए थे उस ब्रैकेट को हटा देना है। क्लियर है? समझ गए? मतलब अब सीधे आपको ऐसे लिख देना है 2Na + 2H2O गिव्स राइज टू 2NaOH। बस वो ब्रैकेट डालना है, सब नौटंकी है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है तो बताना ही पड़ेगा मुझे, ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। C2H6 + O2 गिव्स राइज टू 2CO2 + 3H2O। ब्रैकेट के अंदर भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिख रखा है। चलिए अब आपको मैं ध्यान से देखने के लिए जो जो कहता हूं वो बताइए। कार्बन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, सही बात है। ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। इधर कितना ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर देखो, इधर 2 ही ऑक्सीजन है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करोगे? ठीक है, 7 कैसे पुराओगे बता? 7 कैसे पुराओगे? 7 कैसे पूरा करोगे बता? अरे 2 है इधर और इधर 7 है, कैसे पूरा करोगे? एक काम कर सकते हो, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 को ऑक्सीजन दे दो, 7 को पुर जाएगा इधर। हाँ भाई वही होगा, समझ गए? बस 3.5 दे दो, हो गया। अब 3.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीका है लिखने का, 7/2 लिख दो या 3.5 लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 3.5 लिख दो या 7.5 लिख दो। मतलब हम लोग क्या किए, क्या किए बता? यहां पर 7/2 कर दिए। समझ गया? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर है? समझ गए? लेकिन एक बात मैं और बताता हूं आपको। ठीक है, क्या बता रहा हूं वो समझिए। कभी भी ये जो रिएक्शन है ना, ये 3.5 अब हटा देता हूं। ठीक है, बात बराबर है। अब ये जो रिएक्शन है ना, कभी आपको फ्रैक्शन में नीचे नहीं छोड़ना है। समझ गया? मतलब नीचे में डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसा ही किया है, तो मैं भी आपको वही बताऊंगा। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को कैसे हम लोग हटाएंगे? इसका हटाने का सिंपल तरीका, ये सब हटा दूं क्या? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से हम लोग टोटल में मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या होगा? 2C2H6 +
2 से 2 अब कैंसिल हो गया, 7 और 2 आ गया, गिव्स राइज टू 2 है इधर 2 इधर 4 CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2O। समझ गए। अब हुआ ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ये अभी ब्रैकेट के अंदर ही बंद है। क्लियर। अब चेक कर लो कि ये पूरा बैलेंस्ड है कि नहीं। देख 4 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इधर देख 12 हाइड्रोजन, 14 ऑक्सीजन, देखो 4 2 जा 8 और 6 14 14 ऑक्सीजन। समझ गया। हाँ अब बैलेंस्ड है। समझ गया। अब बैलेंस्ड हो गया तब क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। समझ गए। ये कैसा इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। समझ गए। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट को हटा देना है, रिमूव कर देना है। क्लियर। समझ गए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक लाइन में बस बैलेंस करना सिखा देता हूं, ठीक है। इतना देर से जो माथा पच्ची किया उसको बस एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में मैं फिर से यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ जो पढ़ाया। पहला एग्जाम्पल क्या था, सोडियम प्लस H2O गिव्स राइज टू NaOH। रुक जाइए, बोर्ड भिंगा हुआ अभी। सोडियम प्लस H2O गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर डाल दिए अकॉर्डिंग टू योर प्यारा सा पुस्तक NCERT। अच्छी बात है। अब देखो नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना है 2, तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब आपकी मर्जी, किसी को बैलेंस कर दीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम देखो किधर है 2 है, 2 हो गया, खत्म। एक लाइन में बैलेंस हो गया। समझ गया। इसी को इतना देर से हम लोग लमार के लिख रहे थे, अभी और लमारूंगा, ठीक है। जैसे NCERT लिखा है मैं आपको टोटल बताऊंगा। अब सेकेंड इक्वेशन है C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू क्या चीज, CO2 प्लस H2O। एक बार मैं रिवाइज बस करवा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, क्या करेंगे 3 डाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर तो बंद ही नहीं किया। हाँ ये गलती नहीं करना है, ठीक है। समझ गए। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन को बैलेंस कर देते हैं, 2 है तो इधर 2 कर दिए। अब इधर 7 ऑक्सीजन हो गया तो इसको 7/2 कर दिए, खत्म, खल्लास। समझ गए। तो ये था सिंपल तरीका 1 मिनट में बैलेंस करने का, ठीक है। ये तरीका मैं आपको सिखा दिया 1 मिनट में बैलेंस करने का, लेकिन जो NCERT दे रखा है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ गए। मैं भी इसे स्टेप सबको उड़ा देता, समझ गए, ऐसे ही 1 मिनट में बता देता, आप खुश हो जाते, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाता। समझ गए, वो तरीका गलत है। चलिए अब आता है स्टेप नंबर F। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं सही से। हाँ सही है, 58 मिनट पे पहुंच चुके हैं। अब आता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। समझ गए। अब आपको इक्वेशन को चेक करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है, मतलब वही बकवास करना फिर से। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब आपको ये चेक करके बताना है कि इक्वेशन सही है कि गलत है। समझ गए। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख दीजिए, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ये सब बकवास करते जाइए। चलिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर हम लोग आगे बनाएंगे। चलिए एलिमेंट क्या क्या है बताइए। रिएक्शन नंबर 1 में ये है सोडियम वाला, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सोडियम बता कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन बता कितना है 2 है। समझ गया। प्रोडक्ट साइड में देख, सोडियम कितना है 2 है, उसके बाद क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4। समझ गए। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। समझ गया। मतलब ये इक्वेशन सही है। क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो चेक करके। अरे भाई चेक किया हुआ है फिर भी, समझ रहे हो ना, ऐसे ही पूरा करना पड़ता है। एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। समझ गया। क्लियर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चले एलिमेंट बता सेकेंड में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 4, प्रोडक्ट में बता कितना कार्बन 4, सही है।
फिर है क्या चीज़, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 6 2 जा 12। इधर बता हाइड्रोजन कितना है, 12। ठीक है, 12 12 सही है। अब है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 14। इधर बता 4 2 जा 8, 8 और 6 14, मतलब ये सही है। समझ गए। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सही है सब, दिख रहा है ना अच्छे से रेड कलर वाला। ठीक है, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ 2 घंटा से। ठीक है, 9th क्लास भी अभी पढ़ाया था पहले, इससे थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया है। इससे थोड़ा ब्लैक टाइप का लग रहा है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था, ठीक है, उसको मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में पढ़ाया। ठीक है, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक बहुत दिन लगता है, 2 दिन 3 दिन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोचिंग में, लेकिन मैं कोशिश किया एक ही लेक्चर में करा देने का। हालांकि थोड़ा स्पीड है, ये मुझे भी पता है, बट क्या करोगे भाई, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, थोड़ा स्पीड में मैनेज करो। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप 2 हो चुका है, बैलेंस करना हम लोग लिख चुके हैं। पहला स्टेप था ब्रैकेट के अंदर बंद करना। अब है स्टेप नंबर 3, रोमन नंबर वाला, मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, अब जो आप केमिकल इक्वेशन लिखे थे इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है। कैसे कैसे बनाएंगे सिखाता हूँ, पूरा अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से आप देखते जाइए। सबसे पहला तरीका है फिजिकल स्टेट मेंशन करके, समझ गया, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का आप फिजिकल स्टेट बस मेंशन कर दीजिए, समझ गया, फिजिकल स्टेट। जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, L, गैसियस के लिए G, ठीक है, एक्वस के लिए AQ, समझ गया, डॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेट के लिए क्या यूज करेंगे, प्रेसिपिटेट अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट ना नीचे की तरफ बैठ जाता है, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ एरो लगाते हैं, समझ गए। गैस में हम लोग ऊपर की तरफ लगाते हैं क्योंकि गैस ऊपर भागता है, समझ गए, क्लियर है, समझ गए। और प्रेसिपिटेट का सिंबल हम लोग S लिख देते हैं क्योंकि ये सॉलिड जैसा ही होता है, समझ गए, सिंबल इसका S है, सॉलिड ही है, क्लियर, समझ गया। गैसियस में हम लोग क्या कर रहे थे बता, गैसियस में भी बताया ना, ऊपर की तरफ डालते हैं, प्रेसिपिटेट में नीचे, गैसियस में ऊपर की तरफ। गैस का सिंबल क्या है बता, G, क्लियर, ऊपर की तरफ रहेगा मतलब समझ जाइए गैस है, क्लियर है, समझ गए, क्लियर। एग्जाम्पल दे दूं क्या, जैसे मान ले मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दिए H2SO4 के साथ, क्या बनेगा बता, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ऊपर की तरफ एरो लगा देना है। ये जो मैग्नीशियम MgSO4 बना, ये ना एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में डिजॉल्व होता है तो एक्वस लिख दिए। H2SO4 भी आपका एक्वस फॉर्म में होता है, लिख दिए। मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड होता है, रिबन फॉर्म में, समझ गए, तो रिबन हम लोग S डाल दिए, समझ गए, क्लियर। आगे बढ़े। अब और भी आप क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन में जो कंडीशन इन्वॉल्व होगा उसको भी आप लिख सकते हैं, समझ गए, क्या लिख सकते हैं, रिएक्शंस में जो कंडीशन इन्वॉल्व होगा उसको भी आप लिख सकते हो। कंडीशन मतलब समझ लो, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब का जब आप मान लो टेम्परेचर आप दिए, आपको पता है तो आप उसको लिख दो। ठीक है, टेम्परेचर लिख दो। अगर आपको पता है कि कितना प्रेशर लगा है वो भी लिख दो। कैटलिस्ट भी आप लिख दो। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता कमाता है, समझ गया, जनरली बढ़ाता है, क्लियर, जो रिएक्शन के स्पीड को छेड़छाड़ करता है, स्पीड को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करवा देता है, उसी को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, जनरली इंक्रीज करवाता है, समझ गया, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बताइए N2 + H2 अभी सिखाया था ना, क्या बोलते हैं इसको, हैबर्स प्रोसेस। ये कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, समझ गए। 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसमें देना पड़ता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM, समझ गया, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लोग देते हैं ना वो होता है 750 केल्विन, प्रेशर 200 से 300 ATM,
समझ गया। टेम्परेचर प्रेशर हमको पता था, लिख दिए। यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन होता है, समझ गया, Fe, ये भी आप लिख दे। मॉलिब्डेनम भी हो सकता है, वो भी लिख दिए। ठीक है, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो भाई देखो बैलेंस कैसे करोगे, देख इधर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है तो पहले उसी को बैलेंस कर दे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, समझ गया। तो इधर 3 कम गया, क्लियर है। इधर ध्यान से देख, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर कितना है अभी 3 और 2, 6 हो गया, 2 नाइट्रोजन, हो गया बैलेंस, समझ गया। जो अभी मैं तरीका बताया था उससे 1 मिनट में हो जाएगा, क्लियर है। भारी भारी सवाल नहीं होगा, लेकिन लगभग हो जाएगा, समझ गया। क्योंकि आपको जो पढ़ना है वही ना पढ़ाऊंगा, इधर उधर का पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, समझ गया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बोर्ड में भी नहीं आएगा ना ओलंपियाड में आएगा, ठीक है। ओलंपियाड में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा आप पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, समझ गया। ओलंपियाड का एग्जाम तो आई थिंक हो भी गया होगा। नहीं तो होने वाला होगा हाल फिलहाल में ही। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब आपको मैं कुछ और भी चीज बताता हूं। कोई रिएक्शन में ना हीट एनर्जी इवॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं हीट इवॉल्व होना, ठीक है। हीट क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन होता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसमें हीट एनर्जी निकलता है, इवॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, समझ गए। तो इसमें ना प्लस हीट राइट साइड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड में। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन एक सॉलिड है, समझ गए, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, समझ गए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, समझ गए, रिएक्शन हुआ। तो इसमें क्या है बता, CO2 गैस रिलीज होगा प्लस हीट भी निकलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है बता, यहाँ पर इवोल्यूशन क्या चीज का हो रहा है, हीट का हो रहा है, समझ गए। इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, समझ गए, हीट निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है। और प्लस हीट राइट साइड में यूज करना। देखो ये राइट साइड है, कौन सा साइड है, राइट साइड है, तो राइट साइड में हम लोग प्लस हीट यूज कर दिए, समझ गया, क्लियर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट, समझ गया। CO2 क्या होगा, गैस होगा, क्लियर, समझ गए। आगे बढ़े। अब आता है अगला जो है ना, वो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मान लो कोई आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, उसमें आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है और हीट कम निकल रहा है, समझ गए। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इंडोथर्मिक, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ना प्लस हीट यूज किया जाता है लेफ्ट साइड में। इधर देखो राइट साइड में यूज कर रहे थे प्लस हीट, अब इधर लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है। जैसे HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है ना, उसको हम हीट करते हैं, क्लियर है। HGO को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, HGO को क्यों हीट करते हैं, ताकि मर्क्यूरी टूट के अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, समझ गए। Hg प्लस ऑक्सीजन, क्लियर है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, क्लियर है, समझ गए ना, ठीक है, क्लियर। स्टेट भी लिखना चाहते हो लिख लो, इस सॉलिड होगा, मर्क्यूरी लिक्विड, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। ज़्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये 2 हो गया बैलेंस, समझ गया, क्लियर है, एक लाइन में बन गया, ठीक है। ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्लियर। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब आता है स्टेप नंबर G, वो जो ABCD E तक आए थे, ठीक है, F तक आए थे, अब G नंबर स्टेप देखते हैं, ठीक है, उसी रिएक्शन में, ठीक है, वही वाला रिएक्शन, ठीक है, वही वाला रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। देखो भाई आपको पता होगा तभी लिखना है स्टेट, या क्वेश्चन में पूछेगा तभी लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा छोड़ देना है, समझ गए। ज़्यादा तेज बनोगे, लब करोगे, गलत हो जाएगा, समझ गए। तो स्टेप नंबर G पे आ जाओ, समझ गए, ज़्यादा तेज नहीं बनना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर G क्या है, मेकिंग द इक्वेशन
मोर इंफॉर्मेटरी। अरे भाई ठंड भी लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन को आपको ज़्यादा इंफॉर्मेटरी अब बनाना है, समझ गए, ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे देख लो, मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 जो था सोडियम वाला, ठीक है, सोडियम प्लस H2O क्या बना रहा था, NaOH प्लस H2, यही वाला रिएक्शन था ना, समझ गए, यही रिएक्शन था। क्लियर। अब बैलेंस कर लीजिए इसको फट से। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, क्या करोगे बता, 2 लगा दिए, कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, 2 लगा दिए, हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आता है सोडियम, तो 2 लगा दिए, ठीक है, सब बैलेंस हो गया, सही है, बैलेंस हो गया तो अच्छी बात है, बैलेंस तो हो गया। 1 मिनट वेट, लाइट चला गया। एक मिनट बस, फ्लैश ऑन करके। सही है, आवाज वगैरह जा रहा है सही से। सही है ना। अरे भाई लाइट चला गया था, ठीक है, बहुत देर में लाइट आया, आधा घंटा बाद लाइट आया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो कोई नहीं, होता है सब। बहुत लेट हो चुका है, 1 बज चुका है। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग स्टेप नंबर जी पे थे, मेकिंग द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटरी। हाँ, ये वाला इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे। देखो भाई, इस इक्वेशन का अगर आपको स्टेट पता है तो आप लिख दीजिए, अगर आपको पता है, जैसे क्वेश्चन में दिया है तभी लिखना है, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, समझ गए। जैसे सोडियम का स्टेट आपको पता है, सॉलिड, ठीक है, तो लिख दिए। लिक्विड वाटर का स्टेट आपको पता है, लिख दिए हम लोग, ठीक है। आपको मैं पिछले पार्ट में बताया था कि कैसे लिखते हैं, लिक्विड के लिए L सिंबल यूज करते हैं। ये NaOH हो गया एक्वस, तो एक्वस लिख दिए। हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर की तरफ एरो लगा दिए, समझ गए, बस यही है। क्लियर, यही है इक्वेशन को लिखने का तरीका। मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको छोड़ देना है, समझ गए। जैसे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है बैलेंस करने के लिए, या नहीं पूछ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है लिखने का, समझ गए। नो नीड टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव, समझ गया, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेप को क्या करना है आपको बता, लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, बैलेंस नहीं, मतलब ये बैलेंस करके बस छोड़ देना है। अनटिल आस्क इन द क्वेश्चन, जब तक नहीं पूछेगा तब तक छोड़ देना है, अनटिल आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, भूख से भी मेरा हालत खराब है भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़े, समझ गए। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं ना है, क्या डाउट होगा, नहीं होगा। ठीक है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए, नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहीं तक मैं हेडिंग डाला था, ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, यहां तक पहुंच भी गया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन आखिर बताता क्या चीज है। ठीक है, तो ये बताता इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के बारे में ये पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, समझ गया। ठीक है, क्लियर है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें सिंबल एंड फॉर्मूला पता चल जाता है, एलिमेंट का सिंबल एंड फॉर्मूला भी इसमें पता लग जाता है। ठीक है, अच्छे से सिंबल एंड फॉर्मूला, ऑल सब्सटेंस जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा सबका पता लग जाता है, सिंबल और फॉर्मूला, ऑल सब्सटेंस का जो भी क्या होगा बता, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उसका। ठीक है, समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको और भी चीज पता लग जाएगा, जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अभी फिजिकल स्टेट भी हम लोग मेंशन किए थे, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट भी पता लग जाएगा केमिकल रिएक्शन देख के, पता तो लग ही रहा था। हीट इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक है या इंडो, हीट इज इवॉल्व या एब्जॉर्ब वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ गए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट भी हो जाएगा, समझ गए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये भी हो जाएगा, समझ गए। बस यही था आज का लेक्चर, समझ गए। अगर आप नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाएं तो कोई बात नहीं है, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक जो पढ़ाया सबको पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।